तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी बच्चों का टोटल लर्निंग के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज जो है वो आपके एग्जाम में आए हुए और बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करेंगे। और ना कि सॉल्व करेंगे बल्कि उसे हम समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं सॉल्व करेंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बिल्कुल समझ के करेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे कि आज जो है वो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्वेश्चंस जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो क्या होने वाला है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख चुके हो कि ये जो प्रश्न है 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां से जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सब के सब जो क्वेश्चंस है ना वो सेल डिवीजन वाले हैं। सब के सब जो क्वेश्चंस है ना वो कोशिका विभाजन वाले हैं। जैसे साइटोकाइनेसिस मींस क्या होता है, क्या साइटोकाइनेसिस का मींस होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। एक्चुअली क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर जो है ना, कई स्टूडेंट्स क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आंसर को जो है वो याद कर लेते हैं कि चलो ठीक है सर, साइटोकाइनेसिस मींस आपका साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम आगे आएंगे तो अगले क्वेश्चंस भी उनको याद होंगे कि मैंने अगर मैं पूछा कि कार्बोकाइनेसिस क्या होता है, या मैंने 92 नंबर क्वेश्चन पूछा कि बताइए डैश बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर के सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मतलब कि रटाफिकेशन किए हुए थे, पूरा कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होता है। तो आज बेसिकली इन सभी क्वेश्चन जो भी सेल डिवीजन पे क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा आप लोगों को। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 के लिए, ये हद से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ से जो है इसके कंसेप्ट, इसके जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को एग्जाम में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस के साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेन काम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, या मैं कह सकता हूं कि सेल डिवीजन के बारे में हमें पूरी नॉलेज हो। जब तक हमें सेल डिवीजन का पूरा थ्योरी नहीं पता होगा तब तक हम उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप खाना पूर्ति करोगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, आपको अंदर से खुशी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ढंग से पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि इसके पीछे का कंसेप्ट समझे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनके पीछे का कंसेप्ट जो है क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप लोग जो है वो सबसे पहले जो है ना इस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को, जो बच्चे नए हैं यहाँ पर, उनको थोड़ी सी सुविधा हो सके। देखिए पहली बात कि जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा कि ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, ये पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस अभी पीछे दिखाए थे आप लोगों को सेल डिवीजन के, उस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये थ्योरी वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और जो क्वेश्चंस वाली पीडीएफ ये भी मिल जाएगी। तो दोनों पीडीएफ जो है इस टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग का जो टेलीग्राम चैनल है, टीएल टोटल लर्निंग, आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर। ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है, जो भी बच्चे, ठीक है, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एक संपूर्ण बैच की तलाश कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा संकल्प बैच। ठीक है, संकल्प बैच जो है वो चल रहा है काफी दिनों से, तो उस बैच में भी आप एनरोलमेंट ले सकते हो, उस बैच में भी आप पढ़ सकते हो। उस बैच में आप लोगों को जो है वो ए टू जेड मिलेगी। आप लोगों को जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से मैं आज आप लोगों को एक टॉपिक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से वहां पर सभी चीजें, मतलब कि सभी टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, थ्योरी पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है, वो भी कराई जाएगी, टेस्ट कराई जाएगी, मॉडल टेस्ट पेपर दिया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण चीजें जो है वहां पर आप लोगों को मिलेगी। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है हमारा सेल डिवीजन। अभी तक अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इस सेशन को जो है वो सभी बच्चे, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग समझने वाला सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन जिसे हम
हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन हम लोग कहते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो सेल डिवीजन जो है वो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से आप इस चीज को देख रहे हैं कि एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, हाँ है ना। एक कोशिका जो है अपने आप को विभाजित करती है, अपने आप को डिवीजन करती है और बहुत से नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, बहुत सी नई कोशिका बनाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो कोशिका है, देखो एक सिंगल जो सेल है यहाँ पर, ठीक है, ये धीरे 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 इसका जो केंद्रक है वो बड़ा हो रहा है, हाँ है ना। इसका जो केंद्रक है वो बड़ा हो रहा है और बड़ा होते होते एक ऐसा समय आ रहा है कि एक ही सेल में दो केंद्रक है, हाँ है ना। ये दोनों सेल अलग नहीं होंगे, अभी देखे हो ये जो सेल है ये दोनों एक ही है, ठीक है, लेकिन इनके दो केंद्रक हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि दोनों सेल जो है वो अलग अलग हो गए। तो आप देख रहे हो कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हुआ, फिर आगे जो है इन कोशिकाओं से आगे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, इससे आगे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो आप देख रहे हो कि एक कोशिका से यहाँ पर बहुत सारी नई कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका का विभाजन जो है वो जरूरी क्यों है? मैंने तो आपको बता दिया कि कोशिका विभाजन जो है वो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। लेकिन कोशिका विभाजन जो है वो जरूरी क्यों है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन ना हो तो हमें हमारी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती, हमारी डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से इस लाइन को मैं समझाऊंगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाऊंगा। देखो दूसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट क्यों है कोशिका विभाजन, ये रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोशिका विभाजन जो है वो किसके लिए जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक ना, प्रजनन के लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखने वाले हैं कि बेसिकली कि कोशिका विभाजन जो है इसका कंसेप्ट जो है वो किसने दिया, किसके द्वारा कोशिका विभाजन का कंसेप्ट जो है वो दिया गया था। देखिए कोशिका विभाजन का जो कंसेप्ट है ना वह सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चाउ द्वारा दिया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को 1855 ईस्वी में किसने देखा था? रुडोल्फ विर्चाउ साहब ने देखा था, ठीक है। इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनी सेलुलर एसेलुला, ओमनी सेलुलर एसेलुला। देखो ओमनी सेलुलर एसेलुला का मतलब होता है कि जो नई कोशिका बनती है ना, ठीक है, जो न्यू सेल बनते हैं, जो न्यू सेल बनते हैं ना वो सभी के सभी पुराने स्थित कोशिकाओं से ही बनती है, ओल्ड सेल से ही बनते हैं, हाँ है ना। जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो सभी कोशिकाओं का, जितनी भी न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है वो सभी के सभी पुराने स्थित यानी कि ओल्ड सेल से ही होती है। इसका ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमनी सेलुलर सेलुलर एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ओमनी सेलुलर सेलुलर को किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चाउ ने। इस बात का मतलब क्या है? न्यू सेल जो बनते हैं वो पुराने स्थित कोशिकाएं से बनती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो पूरा लिखा गया है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय थोड़े से टर्म समझेंगे कि पेरेंट सेल क्या होता है, डॉटर सेल क्या होती है, इनके मात्र कोशिका क्या होती है, संतति कोशिकाएं क्या होती है। देखिए जैसे एक कोशिका है, यहाँ देख रहे हैं, ये एक प्रकार की क्या है? कोशिका है। तो एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। देखो जिस कोशिका का डिवीजन होता है ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये कोशिका है, इसी कोशिका का डिवीजन हो रहा है ना मुन्ना, हाँ है ना। ये आप कोशिका देख रहे हो, इस कोशिका का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, इस कोशिका का विभाजन हो रहा है। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। इसे क्या कहते हैं? पेरेंट सेल, मातृ कोशिका इसे कहते हैं, ठीक है। और जो नई कोशिका बनती है ना, इससे जो नई कोशिका बनती है, इस नई कोशिका को हम कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है, संतति कोशिकाएं। क्या कहते हैं? संतति कोशिकाएं। ओके, आपको हो गया हाँ जी सर। चलो अब हम लोग आगे समझेंगे अगले कंसेप्ट की ओर। ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। अब देखिए जो कोशिका विभाजन होता है ना, जो कोशिका विभाजन होता है वो बेसिकली तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? यह तीन प्रकार का जो है वो कोशिका विभाजन होता है। पहला पहला कौन सा है? असूत्री विभाजन, जिसे कहा जाता है एमाइटोसिस डिवीजन। इसे क्या कहा जाता है? एमाइटोसिस डिवीजन।
हाँ है ना, इसे क्या कहा जाएगा, ए माइटोसिस डिवीजन। जो दूसरा होता है वो कौन सा है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन, एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन, दूसरे को क्या कहा जाएगा, माइटोसिस डिवीजन, दूसरे को क्या कहा जाएगा, माइटोसिस डिवीजन। जो तीसरा होता है ये क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। देखो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर मियोसिस डिवीजन। हाँ यार, मियोसिस डिवीजन, हाँ है ना। तो इन तीनों के तीनों जो है आप लोगों को याद रखना है कि क्या क्या होता है, तीनों के तीनों आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा कोशिका का विभाजन कौन कौन से है, तो पहला क्या बताया मैंने, असूत्री विभाजन, ठीक है, ये माइटोसिस डिवीजन। दूसरा मैंने क्या बताया, माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। तीसरा मैंने क्या बताया, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों आप लोगों को जो है वो याद रखना है, तीनों के तीनों आप लोगों को याद रखना है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ए माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। अब जरा देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और मियोसिस जो है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ कहाँ होता है। जो असूत्री विभाजन है ना, ए माइटोसिस डिवीजन, जो असूत्री विभाजन है जिसे हम लोग एमाइटोसिस डिवीजन कहते हैं, ये प्रोकारियोटिक जीवों में होता है। प्रोकारियोटिक जीवों मतलब ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, जीवाणु जिसे कहा जाता है। ये आपको माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन प्रोकारियोटिक जीवों में होता है। ठीक है, कौन कौन से, बैक्टीरिया होगा, माइकोप्लाज्मा हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सूत्री विभाजन होते हैं या कह सकते हो समसूत्री विभाजन, ये कहाँ पर होती है, कायिक कोशिकाओं में होती है, सोमैटिक सेल में होती है। सोमैटिक सेल, हमारा जो शरीर है ना, वो किससे मिलकर बना होता है, सोमैटिक सेल से बना होता है। ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्शन सेल होते हैं ना, जो रिप्रोडक्शन सेल को छोड़कर जितने भी सेल होते हैं वो सब के सब कैसे सेल है, सोमैटिक सेल है। ठीक है, सब के सब कैसे सेल है, सोमैटिक सेल है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखो जनन कोशिका। चलो आगे बात ही कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। देखो अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहा जाता है, ये जनन कोशिका में होती है। जनन कोशिका का मतलब होता है रिप्रोडक्शन सेल। रिप्रोडक्शन सेल का मतलब क्या है, स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु। अगर मैं मेल में बात करूं तो मेल में जो रिप्रोडक्शन सेल है वो क्या है, स्पर्म है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, और फीमेल में बात करूं तो फीमेल में जो रिप्रोडक्शन सेल है वो क्या होता है, ओवम होता है। ठीक है, अंडाणु जिसे कहा जाता है। तो ये दोनों सेल को छोड़कर, ये दोनों रिप्रोडक्शन सेल को छोड़कर, जनन कोशिका को छोड़कर जितने भी कोशिका आपके शरीर में है वो सब के सब कैसे, कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ए माइटोसिस के बारे में बात करेंगे, माइटोसिस के बारे में बात करेंगे, और मियोसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस डिवीजन के बारे में। असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस डिवीजन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए एमाइटोसिस डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। यह विभाजन यानी कि असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन जो होती है ना वो अविकसित कोशिका में होती है। विकसित नहीं करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, अविकसित कोशिका। ठीक है, यहाँ लिखिएगा अविकसित, अविकसित, अविकसित कोशिका में होती है। कहाँ पर होती है, अविकसित कोशिका में होती है। ठीक है, जो असूत्री विभाजन होती है वो कहाँ पर होती है, अविकसित कोशिकाओं में होती है। जैसे आप जीवाणु देख सकते हो, ठीक है, नीलहरी शैवाल देख सकते हो, ठीक है, आप माइकोप्लाज्मा देख सकते हो इत्यादि। ठीक है, ये सब के सब कैसे हैं, अविकसित कोशिका होती हैं। ओके, इनमें डिवीजन कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा ही गया है कि इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है। आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है ना वो केंद्रक पहले देखो गोल है, उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हो कि केंद्रक धीरे धीरे लंबा हो रहा है। आप देख रहे हो केंद्रक धीरे धीरे क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो केंद्रक जो है सबसे पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में बढ़ जाता है। धीरे 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 केंद्रक लंबा होगा, उसके बाद जो है वो सीधे जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग को संतति केंद्र पहुंचाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग जो है एक संतति केंद्र पहुंचता है। यानी कि जब दो भागों में होता है तो जाहिर सी बात है कि केंद्रक तो होगा ही। ठीक है, दोनों भागों में। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कैसे ए माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये कहाँ पर होता है, अविकसित कोशिकाओं में होती है। ओके, एग्जाम में आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे यही पूछ देगा कि बताओ जो नील हरीश सवाल है
इसमें कौन सी डिवीज़न होती है, कौन सा विभाजन होता है। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का अविकसित कोशिका होती है और इसमें कौन सा होगा, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस डिवीज़न होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ढंग से, ओके। चलो आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ना, ये सभी के सभी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी आप समझने पे जोर दो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, समझने पे जोर दो, ताकि आप लोग समझ सको, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की पढ़ाई, ठीक है। देखिए अब हम लोग समझेंगे क्या, अब हम लोग समझेंगे माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन अब हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले समझेंगे जो समसूत्री विभाजन है ना, समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है ना, ये सबसे पहले जो है वो जंतु कोशिका में देखा गया, ठीक है। और ये जो है वो एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। एक कैसे थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, ठीक है। वाल्देयर फ्लेमिंग था, वाल्तेयर फ्लेमिंग था। इन्होंने सबसे पहले जो हो सन 1879 में जो है वो देखा था, ठीक है। और इस प्रक्रिया को जो नामकरण किया गया वो सन 1882 में, यानी कि 1882 ईस्वी में इसका जो नाम है ना वो माइटोसिस रखा गया। क्या रखा गया, माइटोसिस रखा गया। साथ ही साथ यह विभाजन जो है ना वो कायिक कोशिका में होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो माइटोसिस डिवीजन, ये कहाँ पर होती है, कायिक कोशिका में होती है। कायिक कोशिका का मतलब है सोमैटिक सेल में होती है। कहाँ पर होती है, सोमैटिक सेल में होती है, ठीक है। आपको अगर सर सोमैटिक सेल क्या है, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो आपका रिप्रोडक्शन सेल है ना, जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका को छोड़कर जितनी भी कोशिका है वो सब के सब कैसी हैं, सब के सब सोमैटिक सेल होती है। बेसिकली ये जो माइटोसिस डिवीजन है ना, माइटोसिस डिवीजन का जो कार्य है ये क्या है, घाव भरने में काम करता है, घाव भरने में। आपने देखा होगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने देखा होगा कहीं पर आप लोगों को जैसे कटे फटे जो अंग होती है ना, जैसे चाकू से कुछ कट गया है, हाँ है ना, आपका जो अंग है वो कट गया। अंग मतलब ये नहीं कि उंगल कट गया तो उंगल आ जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत कट जाता है, छिला वगैरह जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़े दिनों के बाद वहां पर जो है वो दोबारा से जो सेल है, जो कोशिका है वो आने लगती है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो हमारा जो कोशिका है ना, वहां पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, हाँ या ना, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो इसका बेसिकली माइटोसिस डिवीजन का काम ही है, घाव को भरने का काम करता है, अंगों की मरम्मत करता है, ठीक है। जो आपके हाथ पैर के जो बेसिकली जो सेल होते हैं, जो मांस होते हैं, वो कभी हट जाता है। जैसे आप हाथ का एग्जांपल ले लो, तो कईयों का जो आदत होता है ना कि वो थोड़ा सा जो उंगल के पास है ना, वो मांस जो है ना वो खाते रहते हैं, या मतलब कि काट काट के बिकते रहेंगे, ठीक है। तो वो देखोगे थोड़े दिन बाद, ठीक है, वहां पर दोबारा से एक मांस आ चुका है। तो वहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली वहां अंगों की मरम्मत हो रही है। और वहां कौन सा डिवीजन हो रहा है, वहां पर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब माइटोसिस डिवीजन के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में जो मदर सेल होती है, जो इस प्रक्रिया में जो मदर सेल होती है, यानी कि जिस सेल का डिवीजन होता है, मदर सेल के बारे में मैंने बता ही दिया है कि मदर सेल क्या होता है, जिस सेल का डिवीजन होता है, जिस सेल का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो मदर सेल है ना, वो दो डाउटर सेल यानी कि दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, हाँ है ना, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 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 जो होता है ना वो मातृ कोशिका से, हाँ है ना, जो डाउटर सेल है मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होता है। अब मेरी बातों को समझिएगा, जैसे आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है, ये इसको मैंने बोला पेरेंट सेल, ये क्या है, पेरेंट सेल, मातृ कोशिका है, ठीक है। ये मदर सेल है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये डाउटर सेल है, ये क्या है, डाउटर सेल है। तो होता क्या है माइटोसिस डिवीजन में, क्या होता है कि जो मदर सेल होती है ना, ये दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, हाँ है ना, जो मदर सेल है यह दो नए कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि एक मदर सेल जो है वो दो नए डाउटर सेल का निर्माण करती है, ठीक है, दो नए पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ना, गुणसूत्र की संख्या होती है, वो सेम होती है। जैसे अगर मदर सेल में गुणसूत्र की संख्या अगर 2n है, मान लो 2n है, तो जो विभाजन के बाद जो दो डाउटर सेल बनेंगे ना, उनमें भी देखोगे तो क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2n ही है, 2n ही है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर 46 था तो यहाँ इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है, ठीक है। तो जब एक कोशिकाओं का निर्माण होता है तो दो कोशिका बनती है ना, तो दोनों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ना वो बराबर होती है। किसमें? माइटोसिस डिवीजन में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इस बात को कतई नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इस बात को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखिएगा, अब समसूत्री विभाजन है ना, अब मैंने आप लोगों को ये माइटोसिस डिवीजन बढ़ा दिया, अब माइटोसिस डिवीजन के बारे में बता भी दिया, समसूत्री विभाजन के बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया। अब हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन जो है ना, इसकी प्रक्रियाएं होती कैसे हैं। समसूत्री विभाजन जो है ना, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए जो समसूत्री विभाजन है ना, वो बेसिकली दो स्टेज में होती है, यानी कि दो अवस्थाओं में पूरा होती है। जो पहला अवस्था होती है इसे कहा जाता है अंतरावस्था। पहला जो अवस्था होता है इसे क्या कहा जाता है, इंटरफेज अंतरावस्था। जो दूसरा अवस्था होता है इसे क्या कहा जाता है, माइटोसिस फेज। इसे क्या कहा जाता है, माइटोसिस फेज। देखिए जो समसूत्री विभाजन होता है ना, जिसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस का जो 95% जो समय है, माइटोसिस डिवीजन का जो 95% जो समय है ना, वो पहले अवस्था में ही लग जाता है, इंटरफेज में ही लग जाता है। 95% समय, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोसिस डिवीजन का 95% समय जो है वो कौन से अवस्था में लगता है, इंटरफेज में लगता है या माइटोसिस फेज में लगता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कोशिका विभाजन की जो तैयारी है ना, उसमें सबसे बड़ी अवस्था यही होती है, और ये इंटरफेज है जिसमें 95% समय लगता है। मात्र 5% जो समय है ना वो दूसरी अवस्था में लगता है, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस फेज, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो दो अवस्थाओं में पूरा होता है, पहला इंटरफेज, दूसरा माइटोसिस फेज। अंतरावस्था और सूत्री अवस्था, जो अंतरावस्था होता है इसमें 95% समय लगता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सूत्री अवस्था। देखो सूत्री अवस्था जो है ना, इसके भी दो चरण है, इसके भी दो स्टेज में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, जरा समझिएगा। अभी अभी आपने क्वेश्चन मैंने आते ही दिखाया, आप लोगों को याद है कि नहीं है, आते आते मैंने क्वेश्चन दिखाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है। तो आप अगर आप इसके पीछे का कंसेप्ट समझ रहे हो तो आपको तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। नहीं तो किसी को यह भी नहीं पता होगा कि साइटोकाइनेसिस किसका फेज है, पता ही लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो हम लोग बैचेस में थ्योरी क्यों पढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ना पता लगा जाए, सिलेक्शन हो जाए, नहीं, थ्योरी से ही सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन नहीं होती, थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए जो माइटोसिस फेज होता है ना, जिसे सूत्रीय अवस्था कहा जाता है, इसके दो फेज है, पहले और बाद में। जो पहला फेज होता है इसे कार्योकाइनेसिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कार्योकाइनेसिस। यहाँ पर जो पहले फेज में क्या होता है कि पहले फेज में केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। माइटोसिस फेज, सूत्रीय अवस्था का जो पहला फेज है इसे कार्योकाइनेसिस कहा जाता है। पहले फेज में इन सभी स्टेप्स के द्वारा, प्रोफेज के द्वारा, मेटाफेज के द्वारा, एनाफेज के द्वारा, टेलोफेज के द्वारा, इन सभी फेज के द्वारा जो है ना वो बेसिकली इसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि बताओ बेटा कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो कार्योकाइनेसिस एक ऐसा फेज है जिसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। अभी मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो कहना सर साइटोकाइनेसिस जो है एक ऐसा फेज होता है जिसमें कोशिका का विभाजन होता है ना। बेसिकली कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, दो कोशिका अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखो सुनो मेरी बात, अब ढंग से सभी चीजों को आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। पहले कार्योकाइनेसिस हुआ, कार्योकाइनेसिस में कौन कौन से फेज है, तो आपको हो गया सर देखो, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। सभी फेजेस को याद रखना है, दोबारा बोलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो सभी फेजेस को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो सभी फेजेस को हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सुनो मेरी बात, अब देखो यहाँ पर कार्योकाइनेसिस है। कार्योकाइनेसिस में क्या हो रहा है, बेसिकली केंद्रक का विभाजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक का जो है वो विभाजन होता है। यहाँ पर देखो अब कार्योकाइनेसिस में क्या हो रहा है, केंद्रक का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, ठीक है। केंद्रक का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। जो केंद्रक का जो विभाजन होता है ना, बेसिकली जो केंद्रक का विभाजन होता है वो 4 चरण में होता है।
एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए एकदम सुनते चलिए दिमाग लगा लगा कर। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केंद्रक विभाजन। केंद्र का जो विभाजन होता है, जो न्यूक्लियस है उसका जो डिवीजन होता है वो 4 चरण में होता है। प्रोफेज में होगा, मेटाफेज में होगा, एनाफेज में होगा, टेलोफेज में होगा। सबसे पहले इन 4 फेजों के द्वारा, इन 4 फेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो एक सिंगल सेल है ना, एक सिंगल सेल से होकर एक सिंगल सेल जो है, एक सिंगल सेल में ही आप लोगों को 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 केंद्र देखने को मिलेगा एक ही सेल में। उसके बाद आता है कोशिका का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है होता क्या है कि यहाँ पर देख रहे हो 2 केंद्र का तो विभाजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 केंद्र का तो विभाजन और अभी एक ही सेल है, दोनों एक ही सेल है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हो एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये है, हाँ है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि केंद्र का विभाजन कहाँ होता है, तो आप लोगों को बता देना है केंद्र का जो विभाजन होता है ना, ठीक है, वो कार्योकाइनेसिस करती है, ठीक है। और 2 कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो कहाँ पर होता है, आपको होगा सर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ओके, हाँ है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक एक करके हम लोग सभी फेजेस को समझने वाले। सभी फेज को यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी फेज को समझना, क्योंकि आप लोग जब तक इन फेजों को नहीं ना समझिएगा, इन फेजों को नहीं समझिएगा, जब तक फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब कैसे केंद्र का विभाजन हो रहा है वो समझना बड़ा आवश्यक है। चलो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोफेज, ठीक है। माइटोसिस का प्रोफेज, प्रोफेज में एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पर 4 फेज हैं, चारों फेज के मैंने स्ट्रक्चर ले रखे हैं। देखो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ आप लोगों को दिख सके, दिख रहा होगा, हाँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब देखो प्रोफेज में होता क्या है, ठीक है। देखिए प्रोफेज में क्या होता है ना, प्रो कोशिका का जो वास्तविक विभाजन होता है ना, उसकी शुरुआत प्रोफेज में ही होती है। कोशिका का जो वास्तविक विभाजन होता है ना वो पूरे प्रोफेज में शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें आप देखो क्रोमोसोम की झुंड दिखाई देगी, आप देख रहे हो क्रोमोसोम की जो है वो झुंड दिखाई दे रही है। ये देख रहे हो क्रोमोसोम की जो है आप लोगों को क्या होगी, झुंड इसमें दिखाई देगी, ठीक है। तो जो प्रोफेज है, प्रोफेज में ही कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्रोमोसोम जो है वो झुंड में दिखाई देगी, किसमें दिखाई देगी, क्रोमोसोम जो है वो आपको उसमें झुंड दिखाई देगी, ठीक है। और यह जो होती है ना, ये जो प्रोफेज जो है, यह माइटोसिस की वह अवस्था होती है जिसमें आप लोग क्रोमोसोम को गिन नहीं सकते हो, ठीक है। झुंड में दिखाई देने की वजह से आप इस क्रोमोसोम को क्या कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो कि काउंट में कर लो तो ना, काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि झुंड में होने की वजह से आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो सेंट्रोसोम होती है, इसमें जो सेंट्रोसोम होती है दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगती है। देखो होता क्या है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रोसोम है वो क्या करता है, दोनों ध्रुवों, आप लोगों को बताया ना कि पृथ्वी के भी 2 पोल है, 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसी तरीके से ये जो है ना, यहाँ पर कोशिका में ही क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है ना, तारकाय जिसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया है सेंट्रोसोम क्या होता है। तो ये दोनों के दोनों जो सेंट्रोसोम है ना यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगे। देखो हाँ है ना, प्रोफेज में आप देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर जो उपस्थित है सेंट्रोसोम, ये दोनों के ध्रुव पर जाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर ध्रुव पे जो है ना वो जाना इन्होंने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को 4 पॉइंट मैंने बताया कि वास्तविक कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो प्रोफेज में शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र की झुंड दिखाई देगी, क्रोमोसोम को आप गिन नहीं सकते इस अवस्था में। और इस अवस्था में क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है तारकाय दोनों ध्रुवों की ओर जाने शुरू कर देता है, जाना शुरू कर देता है। चलिए अब देखेंगे एनाफेज। प्रोफेज हमने देख ली, अब हम देखेंगे एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, देखो एनाफेज में क्या होता है ना, एनाफेज में क्या होता है कि तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर जिसे कहा जाता है, क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींचने लगती है। देखो यहाँ पर आपने प्रोफेज में क्या देखा कि ये दोनों के दोनों जो सेंट्रोसोम है ना, दोनों के दोनों जो सेंट्रोसोम है, ये पहले तो
मतलब कि पोल की तरफ आने लगे, एक यहाँ पर जाने लगा, एक यहाँ पर, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर जो है वो जाना शुरू कर दिया। ठीक है, एनाफेज में क्या हो रहा है कि एनाफेज में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है एनाफेज में, दोनों के जो सेंट्रोसोम है यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने क्या किया है कि इसमें से एक स्पिंडल फाइबर निकालता है, तर्कु तंतु निकालता है। ठीक है, तो तर्कु तंतु जो है ना, तर्कु तंतु क्या करता है, ये जो क्रोमोजोम है, तर्कु तंतु क्या करता है, ये जो क्रोमोजोम है ना, इन दोनों क्रोमोजोम को, ये जो क्रोमोजोम है, इन क्रोमोजोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींचना शुरू कर देता है। या इस तरीके से कह सकते हो कि आप यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो हम लोग एना प्रोफेज में देख रहे हैं, तो प्रोफेज में जो क्रोमोजोम थे वो ऐसे रैंडमली घूम रहे थे, लेकिन आपने ये देखा यहाँ पर कि जब एनाफेज आया तो एनाफेज में जो क्रोमोजोम थे ना, वो बिल्कुल एकदम एक लाइन में बट गए, एक लाइन में। हाँ है ना, इक्वेटर पे आकर खड़े हो गए, कह सकते हो इक्वेटर। भाई लोग उसके स्टूडेंट हैं आप लोग, कहीं ना कहीं जियोग्राफी पढ़े हो ना भाई, 6th 7th में। इक्वेटर पता होगा आप लोगों को, पोल पता होंगे आप लोगों को, ठीक है, लैंगिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ये सब लाइनें पता होगी, देशांतर, अक्षांश रेखाएं, ये सब होगी पता आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि बताओ माइटोसिस का वह कौन सा फेज है जहां पर क्रोमोसोम जो है वो, सभी के सभी जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आके खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेटाफेज में क्या होता है कि सभी के सभी जो क्रोमोसोम है ना वो इक्वेटर पे आके खड़ी हो रही है। ठीक है, तो पहला फेज में क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो सेंट्रोसोम है वो इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर कह रहा हूँ, पोल की तरफ जाने लगी। ठीक है, दूसरा फेज में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो आपके जो सेंट्रोसोम है, यहाँ से क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर निकलने लगा और सभी के सभी जो आपके जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर लाइन पे आके खड़ी हो गई। और खड़ा होने के बाद क्या हो गया, दोनों ध्रुवों की ओर जो है ये स्पिंडल फाइबर खींचने लगा। हाँ है ना, ये जो क्रोमोसोम है देख रहे हो, ये इधर की ओर खींच रहा है, 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 ये इधर की ओर खींच रहा है। ठीक है, तो खींचने लगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। ठीक है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की जो सबसे छोटी, कोशिका विभाजन की जो सबसे छोटी अवस्था होती है ना, ठीक है, कोशिका विभाजन की जो सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक है, वो यही है। ठीक है, एनाफेज जो है वो सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। हमने मेटाफेज देखा कि नहीं देखा, हमने मेटाफेज, अरे भैया मेटाफेज हमने देखा कि नहीं देखा। हम्म, चलो ओके। नहीं, मेटाफेज में भी यही होता है। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन में खड़ी हो जाती है। देखो मेटाफेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मेटाफेज वैसे मिस किया, मेटाफेज में कुछ नहीं होता। मेटाफेज जो है, यहाँ पर आप लोगों को बस क्या याद रखना है कि मेटाफेज में क्या होता है, बेसिकली मेटाफेज में जो है वो जो क्रोमोजोम होती है इक्वेटर पे आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, तो जो एनाफेज होता है, जो एनाफेज है, देखो मेटाफेज में मैंने आप लोगों को बता दिया इक्वेटर पे आके खड़ी हो जाती है। जो मेटाफेज में, जो एनाफेज होता है, एनाफेज में ये जो सेंट्रोसोम है यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल कर इस सभी क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचने लगती है। देख रहे हो खींच रहा है, तो ये सबसे छोटी अवस्था है। देख रहे हो ये सब के सब, ये इधर खींच रही हैं, वो इधर खींच रहा है। ठीक है, तो ये खींच रही हैं, खींचा जा रही है सब के सब। अब सुनो मेरी बात, अब टेलोफेज, अब आखिरी फेज देखोगे। आखिरी फेज में क्या देखोगे कि टेलोफेज में क्या देखोगे कि टेलोफेज में हो रहा है क्या कि इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो है ना विपरीत ध्रुव की ओर एकत्रित हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हो कि एनाफेज में खींच रही थी, जो सेंट्रोसोम के जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं इन सभी क्रोमोसोम की अपनी ओर खींच रही है। लेकिन टेलोफेज में ये वाला जो फेज है, ये वाला जो फेज है, इसमें जो है वो गुणसूत्र जो है ना विपरीत ध्रुव पर जो है एकत्रित हो चुकी है। ये इधर एकत्रित हो चुका है, ये इधर एकत्रित हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर देती है। जो गुणसूत्र होती है ना, गुणसूत्र जो होती है ना, वो गुणसूत्र समूह के चारों ओर जो है क्या होती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है इसमें। ठीक है, एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक ही कोशिका, यहाँ देख रहे हो कोशिका एक ही है, यहाँ एक चीज देख रहे हो ना, ये जो कोशिका है वो एक ही है। एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाती हैं, एक कोशिका के अंदर
दो केंद्रक बन जाता है और ये कहाँ होता है, ये टेलोफेज में होता है। ये कहाँ होता है, ये टेलोफेज में होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आप लोगों को सभी जो फेजेस थी वो समझा दी। अब देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बातों को समझना। अब देखो सुनो मेरा, अब यहाँ पर आते हैं, सिंपल सी बात। देखो कार्योकाइनेसिस में अब एक चीज नोटिस की है, कार्योकाइनेसिस में हमने क्या कर दिया, एक ही कोशिका के अंदर, देख रहे हो यहाँ पर ये जो है, एक ही कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस का निर्माण हो गया इन 4 फेजेस के बाद। अब क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस करवाने। अब क्या चलते हैं, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस करवाने। ठीक है, अब चलते हैं किसमें, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस करवाने। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा यहाँ पर सही करिएगा, यहाँ पर यह आएगा। ठीक है, देखिए यह समसूत्री विभाजन का सबसे अंतिम अवस्था होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो है सबसे अंतिम अवस्था होता है। प्रोफेज हमने देख लिया, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ साइटोकाइनेसिस होगा। यह जो अवस्था होती है ना, यह जो होती है साइटोकाइनेसिस होती है, यह कोशिका द्रव्य को 2 भागों में विभाजित करती है। अब सुनो मेरी बात, ये जो मैंने एक लाइन लिख रखा है ना, इससे मैंने क्वेश्चन बना रखा है, ये लाइन, यह अवस्था मतलब कौन सा, साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस अवस्था होती है वो क्या करता है, सबसे पहले कोशिका द्रव्य को 2 भागों में विभाजित करता है। तो एक एक लाइन से क्वेश्चन है, आपको एक एक लाइन एकदम मन में बसाना होगा। ठीक है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है ना, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ओके जी, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, तो आप लोग देख चुके हो, हाँ है ना, बिल्कुल आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को A to Z चीज़ें आप लोगों को मैंने समझा दी। ठीक है, कि बेसिकली प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, इसके अलावा साइटोकाइनेसिस क्या होती है, कार्योकाइनेसिस क्या होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं मियोसिस। अब हम लोग किसको देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं मियोसिस को देखने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, देखो अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहा जाता है, ये जो है वो फार्मर तथा मूरे, यहाँ पर क्या हो गया, मूरे, फार्मर तथा मूरे ने सन 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का जो सर्वप्रथम जो खोज है ना, वो किसने किया था, बीजमैन ने किया था। किसने किया था, बीजमैन ने की थी। ठीक है, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है ना, स्टार्सबर्गर ने किया था 1888 ईस्वी में। यहाँ पर होता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर होता क्या है कि यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। यहाँ पर ये जो आपका जो डिवीजन है ना, मियोसिस, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन सेल में ही होती है। ये कहाँ पर होगा, रिप्रोडक्शन सेल में ही सिर्फ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की जो संख्या होती है ना, वो मात्र कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या की आधी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हुआ, पेरेंट सेल है, हाँ है ना, ये मदर सेल कह सकते हो, ये मदर सेल है। तो अगर ये मदर सेल है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है, तो आपको होगा सर इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो 2n है। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2n है। यहाँ पर जो अंदर लिखा गया 2n, ये क्या है, क्रोमोसोम की संख्या। तो अगर ये मदर सेल है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2n। ठीक है, तो जब म्यूसिस 1 होता है, M1 प्रोसेस, यानी कि म्यूसिस 1 प्रोसेस होता है ना, तो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक कोशिका जो है वो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है, एक कोशिका जो है वो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ना, वो आधी हो जाती है। अगर इसमें 2n है तो इसमें क्या हो जाएगी, 1n, इसमें क्या हो जाएगा, 1n। ठीक है, लेकिन आगे जब म्यूसिस 2 होता है, म्यूसिस 2 होता है, तो एक एक जो डॉटर सेल है ना, एक एक जो डॉटर सेल है वो आगे फिर 2-2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। आप देख रहे हो कि ये जो कोशिका है वो 2 नई कोशिका का निर्माण कर दी, ये जो कोशिका है ये 2 नई कोशिका का निर्माण कर दी। तो यहाँ पर एक चीज देखने को ये मिल रहा है कि जब हम लोग M1 प्रोसेस करते हैं, तो जब M1 प्रोसेस करते हैं तो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं, हाँ है ना, कितने डॉटर सेल का निर्माण करती है, 2 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं।
ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। लेकिन जब M2 प्रोसेस होता है ना तो क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है, यानी कि M2 प्रोसेस जो होती है ना वो बिल्कुल कैसी होती है, समसूत्री विभाजन की तरह होती है, हाँ है ना, समसूत्री विभाजन की तरह ही होती है, यानी कि माइटोसिस की तरह ही होती है। माइटोसिस में भी क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, और M2 प्रोसेस, मियोसिस का जो M2 प्रोसेस है, ठीक है, उसमें भी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो सेम रहती है। पहले प्रोसेस में आधी हो जाती है लेकिन दूसरे में सेम रहती है, हाँ है ना। इससे क्या पता लगता है, इससे क्या पता लगता है कि इस विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। यहाँ पर देख रहे हो 2 बार हो रही है। इसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक जो कोशिका है वो कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है, इस बात को क्या करना है आप लोगों को, याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है, बताना जरा, कोई दिक्कत आपको कि नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात इसमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि मियोसिस जो है क्या होता है। देखो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, ये भी आप 2 प्रकार से इसे समझ सकते हो, 2 चरण इसके होते हैं। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस 1 होता है, और दूसरा होता है मियोसिस 2, ठीक है। देखो मियोसिस 2 जो होता है ना वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। जैसे अभी अभी आपने देखा ना जी, अभी मियोसिस 2 में मैंने क्या बताया कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना वो समान होता है, समान ही होता है, जिसमें एक जनन कोशिका जो है वो 4 ठीक है, 4 जनन कोशिका, जिसमें एक जनन कोशिका के 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर होता क्या है, जो पहले फेज में मियोसिस 1 में क्या होता है उस बात को समझिएगा। मियोसिस 1 में 4 चरण होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया ना, जो मैंने अभी आप लोगों को माइटोसिस में समझाया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो सेम वैसे ही होगा। इसलिए मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो एक फेज है ना जिसे हम कहते हैं प्रोफेज, ये थोड़ा सा अलग है। प्रोफेज जो है ये थोड़ा सा अलग है। ये जो प्रोफेज है ना इसके चरण है, ये जो चरण देख रहे हो ना, प्रोफेज, प्रोफेज के जो चरण है, ठीक है, लेप्टोटीन देख रहे हो, जाइगोटीन देख रहे हो, पैक्टीन देख रहे हो, डिप्लोटीन देख रहे हो, या डाइकाइनेसिस देख रहे हो, ये सब प्रोफेज 1 के हैं। तो ये मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये लगभग समान है, ये तीनों के तीनों फेज क्या समान है, डिफरेंट क्या है, प्रोफेज, ठीक है। तो प्रीफेज को मैं समझा देता हूँ कि लेप्टोटीन क्या होता है, जाइगोटीन क्या होता है, पैक्टीन क्या होता है, डिप्लोटीन क्या होता है, डाइकाइनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं। देखो ये सभी के सभी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में मान लो दे दिया लेप्टोटीन किस, बताओ लेप्टोटीन जो है वो, बताओ अर्धसूत्री विभाजन का भाग है या समसूत्री विभाजन का भाग है, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन। तो आप लोग इस बात को जो है याद रखिएगा, एग्जाम में जो है वो आ जाता है। अब देखो सुनो मेरी बात, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब जो है वो देखेंगे जाइगोटीन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब प्रोसेस को देखते हैं क्या होता है। सुनो मेरी बात, देखो लिप्लोटीन क्या होता है, लिप्टोटीन क्या होता है, जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। लिप्टोटीन क्या होता है, यहाँ देख रहे हो ये जो चरण है लिप्टोटीन का है, ये चरण है लिप्टोटीन का होता है। देखो लिप्टोटीन में क्या होता है बेसिकली, देखो लिप्टोटीन में बेसिकली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होती है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे नए बेबी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम है, उनके पास भी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन आधे आधे क्रोमोसोम जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो लेप्टोटीन में देख रहे हो कि जो मान लो लाल वाला जो भाग है वो मदर का क्रोमोसोम है, और ये जो ब्लू वाला भाग है वो फादर का क्रोमोसोम है। तो दोनों जो क्रोमोसोम है ना वो आपस में यहाँ पर क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, आपस में क्या करते हैं यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। किसमें, लेप्टोटीन में, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों मिलते हैं, ओके। आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों के क्रोमोसोम जो है यहाँ पर मिलते हैं। अब देखते हैं जाइगोटीन में क्या होता है। तो जाइगोटीन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र जोड़े युग्म में बना लेते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में, टर्म ये टर्म आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि बता सिनेप्सिस जो है वो कहाँ होता है।
सिनेप्सिस कहाँ होता है, तो एग्जाम में रहेगा लेप्टोटीन में होता है, जाइगोटीन में होता है, पैक्टीन में होता है, तो आपको बताना है जो सिनेप्सिस होता है वो कहाँ पर होता है, जाइगोटीन में। देखो होता क्या है, जाइगोटीन में क्या होता है कि जो जो गुणसूत्र आते हैं ना, जो मदर और फादर के द्वारा जो गुणसूत्र जो है वो आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होते हैं जाइगोटीन में ये युग्म बन जाते हैं, ठीक है, जोड़े में बन जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हो बन रहा है, बना लेते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जाइगोटीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जाइगोटीन कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोगों को क्या करना है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है, इस बात को भी आपको क्या करना है, इस बात को आपको याद रखना है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे पैक्टीन, अब हम लोग देखेंगे पैक्टीन। पैक्टीन गुणसूत्र, पैक्टीन क्या होता है, हमने लेप्टोटीन देख लिया, जाइगोटीन देख लिया, अब पैक्टीन देखेंगे। देखिए गुणसूत्र के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, हाँ है ना, गुणसूत्र की जो युग्मन की प्रक्रिया हो जाती है यहाँ पर पूरी हो जाती है, ठीक है, और समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय होता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय द्वारा समजातीय गुणसूत्र में आनुवंशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिसे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। देखो सुनो मेरी बात, डिफरेंट डिफरेंट, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब क्या कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले दोनों के दोनों मदर और फादर के क्रोमोसोम आकर मिल गए, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, युग्म बने दोनों आपस में, ठीक है, यहाँ पर सिनेप्सिस का प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पैक्टीन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, हाँ है ना, दोनों के जो बेसिकली जो गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या हो रहा है, जीन विनिमय हो रहा है, ठीक है, जीन विनिमय हो रहा है, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पर दोनों के जो क्रोमोसोम है ना उनकी जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इनको क्या कहा जाता है, जीन विनिमय द्वारा समजातीय गुणसूत्र में आनुवंशिकता सामग्री का विनिमय होता है ना, जो आनुवंशिकता सामग्री है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम हो गया, इनमें क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कहीं ना कहीं बेसिकली, जिसकी वजह से जो है आनुवंशिक विविधता जो है वो बढ़ती है, यानी कि जो लक्षण है वो मदर और फादर दोनों के आते हैं। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर एग्जाम में देखो 2-3 चीजें याद एग्जाम में आएगी, अगर आपको कुछ समझ नहीं लगा तो ध्यान से समझना। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है पैक्टीन में होता है। सिनेप्सिस कहाँ होता है, तो सिनेप्सिस आप लोगों को जाइगोटीन में होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात, डिप्लोटीन क्या होता है, डिप्लोटीन जो है आप लोग यहाँ पर समझिएगा, डिप्लोटीन जो है वो क्या होता है, ओके, तो डिप्लोटीन क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर डिप्लोटीन प्रोसेस में क्या होता है ना, डिप्लोटीन में क्या होता है ना, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना, यहाँ पर अलग हो जाता है, यहाँ पर समजात जो गुणसूत्र है ना वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा तर्कु तंतु का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हो तर्कु तंतु का यहाँ निर्माण हो रहा है, समजात गुणसूत्र जो है वो अलग अलग हो गए, हाँ है ना, जो समजात गुणसूत्र है वो अलग अलग हो गए, ठीक है, डिप्लोटीन में, ठीक है, और यहाँ पर डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि तर्कु तंतु का निर्माण हो रहा है, तर्कु तंतु का जब निर्माण हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसके बाद तो प्रोसेस सेम ही है भाई, इसमें तो प्रोफेज के बाद एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बाद तो सेम ही है, ये जो है ये इक्वेटर की तरफ आएगा, ठीक है, ये फिर इक्वेटर के ये जो है फिर पोल की तरफ आएंगे, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो सेंट्रोसोम है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के आ जाएंगे, उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पे खड़े हो जाएंगे, फिर जो सेंट्रोसोम के जो स्पिंडल फाइबर है वो जो है वो इस क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचने लगा, इसके पास प्रोसेस तो सेम है, ठीक है, इसके पहले प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप लोग समझ चुके हो गए कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, किस किस प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, सिनेप्स कहाँ होता है, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, अब थोड़ा सा एक चीज देख लेंगे यहाँ पर, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो है इसकी थोड़े से हम लोग डिफरेंस देख लेंगे कि क्या होता है। देखो जो समसूत्री विभाजन होता है यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, समसूत्री विभाजन जो माइटोसिस होता है वो कायिक कोशिका में होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये जनन कोशिका में होता है। दूसरा, यह विभाजन में कम समय लगता है, समसूत्री विभाजन में जो है वो क्या लगता है, कम समय लगता है, समसूत्री विभाजन जो है ना इसमें क्या लगता है, इस विभाजन में कम समय लगता है, और इस विभाजन अर्धसूत्री विभाजन जो है ना इसमें अधिक समय लगता है,
ठीक है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका दो कोशिका बनाती है, लेकिन इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका जो है वो चार कोशिका का निर्माण करती है। संतति कोशिका में जनन जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। ठीक है, देखो संतति कोशिका जो होती है ना, जो संतति कोशिका होती है, ठीक है, जनन जैसे ही गुणसूत्र होती है, हाँ है ना, संतति को जो कोशिका होती है वो पेरेंट सेल जैसे ही गुणसूत्र होते हैं, इसमें इसलिए इसमें जो आनुवंशिक विविधता है वो नहीं बढ़ती है। लेकिन इसमें संतति जो कोशिका होती है ना, जो जो डॉटर सेल होती है बेसिकली, ठीक है, ठीक है, इसमें जो भिन्न गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या होते हैं, भिन्न गुणसूत्र, जिसके जिसके कारण जो है आनुवंशिक विविधता उसमें होती है, आनुवंशिक विविधता होती है कि उसमें, क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम है ना वो भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट, इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थ में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें जो है वो होता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा, सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को जो है करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से जो है सभी बच्चे जवाब देंगे यहाँ पर। साइटोकाइनेसिस मींस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। साइटोकाइनेसिस जो होता है इसका मतलब जो है वो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब जो है वो क्या होता है। सभी बच्चे जो है वो कमेंट में उत्तर दें। सभी बच्चे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस का जो मतलब होता है वो कमेंट में उत्तर देंगे। साइटोकाइनेसिस का जो मतलब होता है वो क्या होता है। मजा आएगा तभी, तभी मजा आएगा, जब तक आप लोग उत्तर नहीं दोगे मजा नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया मुन्ना कि साइटोकाइनेसिस जो होता है इसका मतलब जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो है क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। वहां पर क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन तो हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल क्या है, सही है। जो बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं वो बच्चे क्या है, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ कार्डियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कार्डियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कार्डियोकाइनेसिस का मतलब जो है वो क्या होता है, कार्डियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है। यहां पर क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है मुन्ना, न्यूक्लियर डिवीजन मैंने नहीं पढ़ा है। कार्डियोकाइनेसिस में कितने फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सभी फेजेस को आप लोगों को याद रखना है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, चलो 90 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका निर्माण करती। अ सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल, अ सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। बताना जरा, डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका निर्माण करती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक कोशिका दो संतति कोशिका निर्माण कहाँ करती है, माइटोसिस में तो करती है, ऑप्शन है। ठीक है, कहाँ करती है, माइटोसिस में तो करती है, तो ये बात तो पता होना चाहिए। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन, डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका निर्माण करती। अ सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल। कहाँ पर, तो ये होती है मेयोसिस में। ये कहाँ होती है, मेयोसिस में। एक कोशिका जो है वो चार संतति कोशिका में विभाजित होती हैं। चलो आगे अगला क्वेश्चन 92 नंबर, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, डैश बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। ऑल द सेल इन आवर बॉडी डिवाइड्स माइटोसिस एक्सेप्ट डैश
फॉर्मिंग सेल। बताना जरा, जितने भी कोशिकाएं हमारे बॉडी में वो सब के सब माइटोसिस करती हैं, माइटोसिस डिवीजन करती हैं, किसको छोड़कर, किसको बनाने वाली कोशिका को छोड़कर, तो ये स्पर्म और एग, यानी कि ए और बी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बताइए, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या जो है ये भी जो है वो कितनी रहेगी, बताओ। समसूत्री विभाजन के बाद भी यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2n ही रहेगी। अगर इसमें 2n है, ठीक है, इसके बाद जो विभाजन होंगी, जो बनेंगे कोशिका, इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 2 ही होंगे। ठीक है, इसमें भी कितने होंगे, 2n ही होंगे। तो इस बात को आप लोग क्या करना है, याद रखना है। चलो 94 नंबर क्वेश्चन, मानव के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन, किसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, किसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, बताना जरा, किसमें होते हैं, जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जाइगोट में, ठीक है, जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे अगला 95 नंबर, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये एक समसूत्री विभाजन का क्या है, एग्जाम्पल नहीं है, हाँ है ना, ये क्या समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, समसूत्री विभाजन का एक चरण ये नहीं है। ठीक है, डिप्लोटीन जो है क्या है, समसूत्री विभाजन का एक एग्जाम्पल नहीं है, ये कैसा है, मियोसिस का है, मियोसिस का है। ठीक है, और ये भी कौन सा मियोसिस का है, तो ये मियोसिस 1 का है, हाँ है ना, ये भी मियोसिस 1 का है, डिप्लोटीन पढ़ा है ना जी, डिप्लोटीन। आगे जरा देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है, डैश इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस देखो ज्यादातर क्वेश्चन माइटोसिस से आते हैं, इस बात को याद रखिएगा, 99% जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो माइटोसिस से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, माइटोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा, डैश समसूत्री विभाजन का एक अंतिम चरण है, कौन जो है वो एक अंतिम चरण है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो ये टेलोफेज अंतिम चरण है। ठीक है, टेलोफेज क्या है, एक प्रकार का अंतिम चरण है। अगला बताओ, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स डिसअपेयर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना जरा, कौन से फेज में, 97 नंबर क्वेश्चन, कौन से फेज में, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के कौन से फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी कि जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कोशिकांग में कह सकते हो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं। तो ये प्रो फेज में ही गायब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, प्रो फेज में आप लोगों को दिखेगा कि ये क्या होगा, गायब होगा, ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, प्रो फेज में ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये प्रो फेज में गायब हो जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से, बताओ, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ एट द मिडल लाइन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जो भी पढ़ाया सबके सब बिल्कुल मिल रहा है। समसूत्री विभाजन के लिए, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पे स्थित होते हैं, मध्य रेखा पे किसमें होते हैं, बताना जरा, बताना, आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है कि जो प्रो फेज होता है, प्रो फेज में गुणसूत्र को तो आप गिन ही नहीं सकते, उसके बाद जो मेटा फेज आता है, मेटा फेज में जो क्रोमोसोम होता है बिल्कुल इक्वेटर लाइन, मिडल लाइन पे आके खड़े हो जाते हैं सबके सब, तो ये क्या होगा, मेटा फेज में आकर खड़े हो जाते हैं सबके सब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या दोगुनी जो है वो कहां पर हो जाती है, किस फेज में हो जाती है, बताना। गुणसूत्र की संख्या किसमें दोगुनी हो जाती है, देखो दोगुनी का मतलब ये जो गुणसूत्र है ना, ये ऐसे उपस्थित होते, ऐसे ऐसे चिपके होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, उधर से वो स्पिंडल फाइबर खींच रहा होता है, इधर से ये खींच, अभी तो एक ही है, ये गुणसूत्र एक ही है, लेकिन जैसे ही खींच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाते हैं। ठीक है, डबल हो जाते हैं, अगर 4 है तो 8 हो जाएगा, पहले तो 4 ही ना था ना, अगर इक्वेटर ये है तो यहाँ पर ऐसे उपस्थित है। ठीक है, तो अगर खींच लेगा तो डबल हो जाएगा, कहाँ पर डबल हो जाता है, 99% में। तो ये एनाफेज में, मेटाफेज में तो इक्वेटर पे खड़े हो जाते हैं, इक्वेटर पे खड़ा होने के बाद जो सेंट्रोसोम है उसके जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम को क्या करता है,
दोनों पोल्स की ओर खींचने लगता है एनाफेज में। तो जब खींचने लगता है तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा होगा नहीं। चलो 100 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं, किस फेज में पुनः प्रकट हो जाते हैं? तो जब फेज खत्म हो जाता है सब, हाँ है ना, जब फेज खत्म हो जाता है, बताना जरा किस फेज में पुनः प्रकट हो जाते हैं, किस फेज में पुनः प्रकट हो जाते हैं, किस फेज में पुनः प्रकट हो जाते हैं? ठीक है, तो यह जो है टेलोफेज में, हाँ है ना, आप लोगों को पता है ना, प्रोफेज में तो दिखाई ही नहीं देते हैं, गायब हो जाते हैं। मेटाफेज में आप देखोगे कि इक्वेटर पर खड़े हो जाते हैं क्रोमोसोम, इसके बाद एनाफेज में जो है वो उधर जाने लगते हैं। और जो टेलोफेज में देखोगे तो टेलोफेज में जो है वो एक कोशिका में दो केंद्रक हो जाते हैं, यानी कि दोनों में क्या हो जाएंगे, दोनों जो मतलब एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो जाते हैं, लेकिन वहां पर प्रेजेंट हो जाता है सभी के सभी जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो गायब कहाँ होता है, प्रोफेज में, पुनः प्रकट कहाँ हो जाता है, टेलोफेज में। तो सभी बच्चे को ये बात याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, 101 नंबर क्वेश्चन, डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, आफ्टर डैश द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, क्रोमोसोम्स का जो संख्या है वो हाफ कब हो जाता है? समसूत्री विभाजन में तो होगा ही नहीं हाफ कभी। अर्धसूत्री विभाजन 1 में होता है, बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन में दो ना, अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो समसूत्री विभाजन की तरह होता है, इसमें हाफ नहीं होता, इसमें सेम रहता है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ये जो म्योसिस 1 होता है ना, जो म्योसिस 1 होता है, म्योसिस 1 में आप देखोगे कि हाफ हो जाता है, मैंने पढ़ाया भी है। चलो यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस आ गए ना मुन्ना, अब जो क्वेश्चंस आ गए वो सब सेल के हैं, सेल डिवीजन वाले नहीं हैं, ठीक है। अब कौन से हैं, सेल वाले हैं, सेल डिवीजन वाले नहीं हैं, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग, चलो मैं बता ही देता हूँ, धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ, चलो ठीक है। चलो ये इसका उत्तर हो गया। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से जरा। कभी डैश कभी विभाजित नहीं होता है, 102 नंबर, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है वो कभी भी विभाजित नहीं होती है। 103 नंबर, डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है, किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का एग्जाम जो हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ, एज इट इज सेम टू सेम आया हुआ है। 2023 के एग्जाम जो हुआ था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, राइबोसोम और डीएनए अपना किसके पास है, बताना। तो ये प्लास्टिड के पास भी है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है, यानी कि ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलो 104 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, फटाफट से बताइए। सेल ऑर्गेनल बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, बताइए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो ये कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो झिल्ली वाली कोशिकांग है, इस बात को याद रखिएगा। डैश इज द सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, झिल्ली रहित कोशिकांग है। 105 नंबर, झिल्ली रहित कोशिकांग है, 105 नंबर, झिल्ली रहित कोशिकांग है, तो कौन सी है वो, राइबोसोम कैसी है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, बहुत बढ़िया। 106 नंबर क्वेश्चन, बताइए डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, डैश में इसमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्थित होते, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन डैश। 106 नंबर क्वेश्चन, 106 का क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। बाकी देखो आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान आसान है, 107 नंबर से लेकर बहुत आसान आसान है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग दे दूंगा, इसके नीचे जो है आंसर दिया गया है, तो इसका आंसर जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर सभी के सभी जो है वो चीज़ें बता दी। अब सुनो मेरी बात, अब थोड़े से क्वेश्चन जो है ना मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, सेल डिवीजन पे थोड़े से इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन लाइन में आया हुआ है ना, वो क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ओके। चलिए
कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को वहां से करवा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन पे ही, हाँ, पहला प्रश्न सेल डिवीजन पे कुछ क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूँ। इन देखो सबकी जो पीडीएफ है ना वो आप लोगों को कहाँ मिल जाएगी, टोटल लर्निंग पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन बताना जरा सभी बच्चे। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा, फिर भी नहीं हो रहा, हद है भाई। चलिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाएगा। देखो शरीर में चोट लगेगा तो जो देखो पूरा का पूरा शरीर जो है ना सोमैटिक सेल से मिलकर बना होता है। तो जहां पर भी चोट लगा होगा वहां पर कौन सा सेल होगा, सोमैटिक सेल होगा। यानी कि सोमैटिक सेल में डिवीजन किसका होता है, माइटोसिस का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल समसूत्री, केवल माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, चलो, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस जो है वो कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है बताना। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ये कहाँ होता है बताना। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। सिनेप्सिस जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगा, जाइगोटीन में, हाँ है ना। ओके, हाँ है ना। चलिए आगे चलते हैं। गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं, गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं। बताना, गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं, गुणसूत्र जो है वो किसके दौरान अलग होते हैं, प्रोफेज के दौरान, प्रोफेज के दौरान, एनाफेज, मेटाफेज या टेलोफेज के दौरान। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का बी, मेटाफेज के दौरान। हाँ है ना, आप लोगों ने नहीं देखा, मेटाफेज के दौरान जो है गुणसूत्र जो है अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर को अपनी ओर क्या, जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचने लगता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, क्रॉसिंग ओवर जो है डैश के दौरान होता है, क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है, फोर्थ नंबर। तो यह पैक्टिन के दौरान होता है। हाँ है ना, पैक्टिन, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैक्टिन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बताइए, जरा अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है। बताओ, इंटरफेज में करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये कहाँ करता है, यह इंटरफेज में करता है। 95% इंटरफेज में ही लग जाता है, बाकी का फील्ड जो होता है उसमें रेस्ट का 5% लगता है, 5% टाइम। चलो अगला क्वेश्चन, न्यूनीकरण विभाजन की पूर्वावस्था में कोई चरण होते हैं, सही। आपको बेसिकली सीरीज बताना है, सही क्या होगा यहाँ पर। 6 नंबर, तो यहाँ पर सबसे पहले लेप्टोटीन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना मियोसिस 1 में, हाँ है ना। जाइगोटीन होता है, पैक्टीन होता है, डिप्लोटीन होता है, फिर डाइकाइनेसिस होता है। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन जब माइटोसिस होता है तो कितनी नई कोशिका का निर्माण होता है, तो 2 ही होता है, 1 से 2 बनेंगे। ओके, चलो 8वां क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो ये कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन डी।
9 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ पर, कायिक कोशिका में तो नहीं होगा, ये जनन कोशिका में होता है। 10 नंबर, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। हाँ ना, ऑप्शन है बराबर होती है। हाँ ना, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ें, ठीक है। तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम टोटल लर्निंग जो है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टोटल लर्निंग जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को मिल सके, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं इसके साथ ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत सभी को।